नमस्ते प्रिय विद्यार्थियों, राजकीय महिला महाविद्यालय सिरोही के इतिहास विभाग की इस क्लास में आप सभी का एक बार पुनः स्वागत। आज हम बात करेंगे हुमायूं की। बाबर की मृत्यु के बाद मुगल साम्राज्य की गद्दी पर बाबर का ज्येष्ठ पुत्र हुमायूं बैठा। 30 वर्ष की आयु में आगरा में हुमायूं को मुगल सल्तनत का ताज पहनाया गया। हुमायूं को नासिर उद दीन मोहम्मद के नाम से जाना जाता था। हुमायूं ने अपने मुगल साम्राज्य को अपने तीनों भाइयों कामरान, अस्करी और हिंदलाज के बीच बांट दिया, जिसे इतिहासकार हुमायूं की सबसे बड़ी भूल मानते हैं। हुमायूं ने सर्वप्रथम 1531 में कालिंजर पर आक्रमण किया, जहां के शासक रुद्रदेव के साथ उसका संघर्ष हुआ। हुमायूं ने उसे हराकर उसके दुर्ग पर कब्जा कर लिया और रुद्रदेव से संधि कर दुर्ग पर बिना अपना अधिकार स्थापित किए अपनी सेना को वहां से हटा दिया। इतिहासकारों ने हुमायूं की इसे दूसरी बड़ी भूल माना है। बाबर के समय से ही मुगल सल्तनत के सबसे बड़े शत्रु अफगान थे, इसलिए हुमायूं ने 1532 में शेर खां पर हमला कर दिया। ये युद्ध दोहरियान नामक स्थान पर संपादित हुआ। इस युद्ध में अफगानों की तरफ से अफगानों का नेतृत्व महमूद लोदी ने किया। इस युद्ध में अफगानों को पराजय का सामना करना पड़ा और हुमायूं ने चुनार के किले पर धावा बोल उसे भी अपने कब्जे में ले लिया। उस समय अफगानी मूल के शासक शेर खां का यहाँ पर अधिकार था। शेर खां को शेरशाह सूरी के नाम से बाद में हम जानते हैं, परंतु शेर खां ने आत्मसमर्पण कर देने से हुमायूं की अधीनता स्वीकार कर लेने के कारण हुमायूं ने उसे भी उसका किला वापस सौंप दिया। फलस्वरूप शेर खां ने अपने पुत्र कुतुब खां के साथ एक अफगान टुकड़ी हुमायूं की सेवा में भेज दी। इस बीच चित्तौड़ की रानी राजमाता करमती ने हुमायूं को राखी भेजी और गुजरात के शासक बहादुर शाह से बचाव की गुहार लगाई। बहादुर शाह एक महत्वाकांक्षी शासक था, जो पहले मालवा को, फिर उसके बाद रायसेन को और सिसोदिया वंश के शासकों को पराजित कर चित्तौड़ पर अपना आधिपत्य जमा चुका था। बहादुर शाह की बढ़ती शक्ति देखकर हुमायूं ने पहले परेशान हुआ। अंततः उसने 1535 में हुमायूं ने बहादुर शाह के ऊपर आक्रमण कर दिया। यह आक्रमण मंसूर युद्ध के रूप में संपादित हुआ, जिसमें हुमायूं ने बहादुर शाह को परास्त कर दिया। हुमायूं की ये जीत ज्यादा दिन तक स्थायी नहीं रह सकी। शीघ्र ही बहादुर शाह ने पुर्तगालियों की सहायता से पुनः गुजरात और मालवा पर अपना अधिकार स्थापित कर लिया। वहीं दूसरी तरफ शेर खां ने भी अपनी शक्ति बढ़ाना प्रारंभ कर दिया। इसलिए हुमायूं ने दूसरी बार 1548 में चुनारगढ़ के किले पर आक्रमण कर दिया, पर 6 महीने तक किले को घेरे रखने के बाद भी हुमायूं को सफलता प्राप्त नहीं हुई। अंततः गुजरात के शासक बहादुर शाह की सेना में तोपची रहे रूमी खां, जो मंसूर के युद्ध में हुमायूं के साथ हो गया था। रूमी खां की कूटनीति के प्रयासों के कारण हुमायूं इस किले पर अपना अधिकार नियंत्रित या स्थापित करने में सफल रहा। इसके बाद 1538 में हुमायूं ने बंगाल पर आक्रमण किया और वहां मुगल साम्राज्य का आधिपत्य स्थापित किया, परंतु वापस लौटते समय 26 जून 1539 को हुमायूं और शेर खां के बीच कर्मनाशक नदी के निकट चौसा नामक स्थान पर एक युद्ध संपादित हुआ। चौसा का युद्ध। इस युद्ध में हुमायूं बुरी तरह परास्त हुआ। इस जीत से खुश होकर शेर खां ने अल सुल्तान आदिल या शेर शाह की उपाधि धारण की और अपने नाम के सिक्के और खुतबा पढ़वाया।
इसके बाद 17 मई 1540 को फिर से हुमायूं और शेर खां के बीच कन्नौज का युद्ध हुआ और इस युद्ध में शेर खां पुनः जीता। एक बार फिर दिल्ली पर अफगानों का पुनः राज्य स्थापित हो गया। मुगल साम्राज्य से पहले अफगान ही दिल्ली सल्तनत का राज्य या शासक थे। कन्नौज के युद्ध में हार कर हुमायूं कुछ समय आगरा, लाहौर, सिंध में व्यतीत करते हुए ईरान जा पहुंचा। 1540 से 55 तक लगभग 15 वर्षों तक वो घुमक्कड़ की तरह अपना जीवन यापन करता रहा, परंतु अपने देश से निकालने से पहले हुमायूं ने अपने भाई हिंदलाज के आध्यात्मिक गुरु सिया मीर की पुत्री हमीदा बेगम से 29 अगस्त 1541 में निकाह किया और हमीदा ने कुछ समय पश्चात एक पुत्र को जन्म दिया जिसे अकबर के नाम से जाना गया, जो आगे चलकर मुगल साम्राज्य का सबसे बड़ा या महान शासक बना। 1544 में हुमायूं ने ईरान के शाह तहमस के यहाँ शरण ली और युद्ध की तैयारी करने लगा। हुमायूं ने अपने भाई कामरान से काबुल, कंधार पुनः विजित किया और 15 वर्ष के निर्वासन रहने के बाद हुमायूं ने के विश्वसनीय सेनापति बैराम खान की मदद से 15 मई को मछीवाड़ा और 22 जून को सरिंद के युद्ध में शेर खां के वंशज सिकंदर शाह सूरी को उन्होंने परास्त कर दिल्ली पर एक बार पुनः अपना आधिपत्य स्थापित कर लिया और इस तरह मुगल सत्ता का दिल्ली पर एक बार पुनः स्थापना या राज्य स्थापित हुआ। परंतु दूसरी बार हुमायूं तख्त और राजपाट का ज्यादा दिन तक सुख नहीं भोग सका। 27 जनवरी 1556 को दिल्ली के दीनपनाह के शेर मंडल नामक पुस्तकालय की सीढ़ियों से गिरकर हुमायूं की मृत्यु हो गई। हुमायूं को दिल्ली में ही दफना दिया गया। दिल्ली में यमुना के किनारे 1535 में हुमायूं ने दीन पनाह नामक नए शहर की स्थापना की थी। हुमायूं की मृत्यु के पास या उसकी मृत्यु के उपरांत उसका पुत्र अकबर उसके साम्राज्य या राज्य का उत्तराधिकारी बना और मुगल सत्ता पर काबिज हुआ। इतिहासकार लेनपूल ने हुमायूं के बारे में टिप्पणी करते हुए कहा कि हुमायूं गिरते पड़ते ही जीवन से मुक्त हो गया, जिस तरह वो ताउम्र गिरते पड़ते जिंदगी में चलता रहा। अब हम बात करते हैं हुमायूं की विफलताओं के कारण। जिस साम्राज्य की स्थापना बाबर ने पानीपत तथा गगर के युद्ध में अफगानों को परास्त करके की थी, हुमायूं ने चौसा और कन्नौज के युद्धों में शेर शाह से पराजित होकर वो राज्य खो दिया। हुमायूं अनुभवी सेना नायक था, फिर भी वो शेर शाह के समक्ष असफल हुआ और हुमायूं की विफलता के प्रमुख कारण इस प्रकार थे। पहला कारण था मिर्जाओं का असहयोग। मोहम्मद जमान मिर्जा, मोहम्मद सुल्तान मिर्जा, मेहंदी ख्वाजा आदि तैमूर वंशीय मिर्जा वर्ग के अमीर बाबर के सहयोगी रहे तथा स्वयं को बाबर के समान ही मंगोलों के तख्त का अधिकारी समझते थे। उनमें से अधिकतर मिर्जाओं ने हुमायूं का साथ नहीं दिया तथा हुमायूं के विरोधियों के साथ मिल गए। इस कारण हुमायूं की सैनिक शक्ति धीरे धीरे कम होने लगी और लंबे समय तक अपने शत्रुओं का वो सामना नहीं कर पाया। अगला कारण था भाइयों का असहयोग। इतिहासकारों ने हुमायूं की विफलता का सबसे बड़ा कारण उसके भाइयों का असहयोग बताया। हुमायूं ने अपने राज्य का बहुत बड़ा हिस्सा अपने भाइयों को दे दिया, किंतु भाइयों ने समय पर हुमायूं की सहायता नहीं की। परंतु इतिहासकारों की ये धारणा सही नहीं है, क्योंकि हुमायूं के शासन के प्रथम 10 वर्षों में कामरान ने उसके साथ किसी प्रकार की कोई शत्रुता नहीं रखी, वरन उसका सम्मान करता रहा, उसके प्रति निष्ठावान रहा। जबकि मिर्जा हिंदलाज ने विद्रोह या विरोध किया, तब कामरान लाहौर से आगरा चला गया और हिंदलाज को सही रास्ते पर लाने में हुमायूं की सहायता की। कन्नौज के युद्ध में और उसके बाद कामरान हुमायूं में विश्वास नहीं रहा और उसका साथ छोड़ दिया।
जब हुमायूं ने अपने साम्राज्य को खो दिया तब कामरान का अपना साम्राज्य ही सुरक्षित करने का प्रयत्न करना एक स्वाभाविक कार्य था। अन्य भाइयों का भी हुमायूं की विफलता के लिए बहुत कम उत्तरदायित्व है। मिर्जा अस्करी ने हुमायूं के विरुद्ध कभी विद्रोह नहीं किया और समस्त बड़े युद्धों में हुमायूं का साथ दिया। कन्नौज के युद्ध के बाद कामरान के साथ वो चला गया। हिंदलाज ने भी हुमायूं के विरुद्ध अवश्य विद्रोह किया था, परंतु केवल एक बार। इसमें संदेह नहीं कि चौसा के युद्ध में हुमायूं की पराजय का एक बहुत बड़ा कारण हिंदलाज का बिहार से आगरा भाग जाना था। हिंदलाज ने न कभी इसके पहल और न कभी इसके बाद हुमायूं के साथ किसी प्रकार का विश्वासघात किया, वरन उसकी सहायता की और उसके लिए अपने प्राण भी दिए। अगला कारण रिक्त राजकोष। इतिहासकारों ने हुमायूं के रिक्त राजकोष को भी हुमायूं की असफलता के लिए जिम्मेदार माना। बाबर ने दिल्ली और आगरा से प्राप्त बहुत सारा धन समरकंद, बुखारा और फरगना में अपने रिश्तेदारों मित्रों को भिजवा दिया, जिससे सेना के लिए धन की कमी होगी। जब हुमायूं को शेर खान से लड़ने या युद्ध करने के लिए धन की आवश्यकता थी, अपनी सेना के लिए रसद और आयुध की आवश्यकता थी, तब हुमायूं को कहीं से भी आर्थिक सहयोग नहीं मिल पाया। स्वयं हुमायूं ने चपनौर से धन मिला, वो धन उसने अपने आमोद प्रमोद में व्यय कर दिया। अगला कारण था हुमायूं की शारीरिक दुर्बलता। इतिहासकारों के अनुसार हुमायूं शारीरिक दुर्बलताओं के कारण भी विफल रहा। उनके अनुसार हुमायूं अफीमची, कोमल स्वभाव का तथा काहिल था, परंतु ये धारणा ठीक नहीं है। हुमायूं वीर, साहसी और शांत स्वभाव का व्यक्ति था। उसमें उच्च कोटि कार्य क्षमताएं विद्यमान थी। वो क्रियाशील था, दयालु, सहृदय, बुद्धिमान, सभ्य, शिष्ट व्यक्ति था। वो अनुभवी सेनानायक था। सफल तथा लोकप्रिय शासक बनने के समक्ष गुण उसमें विद्यमान थे। जहां तक अफीम के व्यसन का आरोप है, वो किसी भी नशे का इतना व्यसनी नहीं था कि उसकी बुद्धि या उसके दिमाग पर उसका असर पड़े। उसके पिता बाबर उससे अधिक मादक द्रव्यों का सेवन करते थे, इसलिए हुमायूं की शारीरिक दुर्बलताओं को उसकी विफलता के लिए उत्तरदायी नहीं माना जा सकता। अगला कारण था आमोद प्रमोद। विजय या युद्धों में विजयश्री प्राप्त करने के बाद हुमायूं विजय प्राप्त करने के उपरांत आमोद प्रमोद में व्यस्त हो जाता और अपना मूल्यवान समय उस गतिविधियों में व्यय कर देता। गोल्ड पर विजय करने के बाद उसने अमूल्य समय को इसी प्रकार से नष्ट किया, परंतु वास्तविकता यह है कि हुमायूं बंगाल में परिस्थितियों से बाध्य होकर रुक ना सका। भोग के लिए या भोग विलास के लिए उसके आमोद प्रमोद को हम उसकी विफलताओं के कारण के रूप में नहीं देख सकते, मान सकते। हुमायूं की धर्मांधता। हुमायूं ने उस काल के मुस्लिम शासकों की तरह धार्मिक कट्टरता का परिचय दिया तथा राजपूतों के साथ मित्रता करने के प्रयास नहीं किए। जब मेवाड़ की राजमाता कर्मावती ने राखी भिजवाकर हुमायूं से सहायता मांगी तो हुमायूं के लिए एक बड़ा अच्छा अवसर था कि वो मेवाड़ की सहायता करके राजपूतों का विश्वास जीत लेता, किंतु उसने काफिरों की मदद करना उचित नहीं समझा। यदि उसने राजपूतों को मित्र बनाया होता, तीन राजपूतों ने न केवल गुजरात के बादशाह बहादुर शाह के विरुद्ध अपितु अफगानों और शेरशाह के विरुद्ध भी हुमायूं की सहायता की होती। अगला कारण था शेरशाह तथा हुमायूं का एक साथ सामना। हुमायूं की विफलता का सबसे बड़ा कारण यह था कि उसे शेरशाह और बहादुर शाह के विरुद्ध एक साथ संघर्ष करना पड़ा। हुमायूं ने दोनों के विरुद्ध एक साथ लोहा लेने की क्षमताएं नहीं थी। बहादुर शाह ने धन से शेरशाह की सहायता की, जिससे उसकी शक्ति अपूर्व बढ़ गई और इस तरह दोनों शासकों का हुमायूं एक साथ सामना नहीं कर पाया। अगला कारण था शेरशाह की योजना। यदि बहादुर शाह की सहायता न मिली होती तो भी शेरशाह अकेले ही हुमायूं को विफल करने के लिए पर्याप्त था। वो हुमायूं से
अधिक अनुभवी कूटनीतिज्ञ, कुशल राजनीतिज्ञ था। हुमायूं से अधिक चालाक और अवसरवादी था। संगठन करने की शक्ति भी शेरशाह में हुमायूं से अधिक थी। इसलिए शेरशाह के विरुद्ध हुमायूं का विफल हो जाना स्वाभाविक था। अगला कारण था अफगान द्वारा अफगान अस्मिता का युद्ध। शेरशाह के नेतृत्व में अफगानों ने जो युद्ध प्रारंभ किया उसमें अफगानों का स्वाभिमान छुपा हुआ था। इस स्वाभिमान ने एक युद्ध का रूप ले लिया। यह युद्ध अफगानों के लिए उन्मूलित राज्य को पुनः प्राप्त करने का युद्ध था। इसलिए अफगान सेना अंतिम सांस तक मरने मारने के लिए तैयार थी। उन्होंने अत्यंत संगठित होकर मुगलों से युद्ध किया, जबकि हुमायूं की सेना वेतन के लिए लड़ रही थी। उसे अपने बादशाह के प्रति निष्ठा नहीं थी। इस कारण अफगान मुगलों को परास्त करने में सफल हुए और अफगानों का पुनः राज्य स्थापित हुआ। तोपखाने के कुशल प्रयोग का अभाव। हुमायूं की विफलता का एक कारण यह भी था कि वो अपने पिता की भांति तोपखाने का प्रयोग नहीं कर सका, क्योंकि अफगानों के पास तोपखाना था और मुगलों के तोपखाने से अधिक अच्छा तोपखाना अफगानों के पास था। इसलिए लाख प्रयत्न करने के बाद भी हुमायूं का तोपची रूनी खां 5 महीने तक चुनार के दुर्ग को नहीं भेज सका। शेर खां को अपनी स्थिति सुदृढ़ करने के लिए पर्याप्त समय मिल गया और स्थितियां या अवस्थाएं हुमायूं के हाथ से निकल गई। अगला कारण था अफगानों को तुगलकनामा का ज्ञान होना। भारत में बाबर की विजय का एक बहुत बड़ा कारण उसके द्वारा अपनाई गई तुगलकनामा पद्धति या रणनीति थी। बाबर ने अपनी सेना के दोनों किनारों पर तुगलकनामा सैनिक रखता था, जो शत्रु के पीछे से या शत्रु को घेर लेते थे। जब शत्रु पूरी तरह से सामने वाली सेना से युद्ध करने में संलग्न होता था, हुमायूं इस नीति या इस रणनीति का प्रयोग अफगानों के विरुद्ध नहीं कर सका। अफगान लोग भी इस रणनीति को पहले से समझ चुके थे और पहले ही उन्होंने अपनी सेना को सुरक्षित और व्यवस्थित कर लिया था। हुमायूं की विफलता में उसकी आर्थिक नीतियां का योगदान। हुमायूं की विफलता का एक बहुत बड़ा कारण उसकी आर्थिक नीतियां थीं। उसने राजकोष में निरंतर धन आने की कोई ठोस व्यवस्था नहीं की। बहादुर शाह, शेर खां जैसे बड़े युद्धों के विरुद्ध मोर्चा खोल दिया। हुमायूं जब बंगाल में था तब किसी भी तरफ से आर्थिक सहायता उसे प्राप्त नहीं हुई। इस कारण सेना को युद्ध एवं रसद सामग्री का सामना करना पड़ा। धन अभाव के कारण हुमायूं के सहायक या सहयोगियों का भी उत्साह भंग हो गया। चुनार पर अधिकार करने में विलंब। अनेक इतिहासकारों के अनुसार चुनार को जीतने में विलंब हो जाने के कारण ही हुमायूं को अपना साम्राज्य खो देना पड़ा। चुनार विजय प्राप्त करने में हुमायूं को 6 माह से अधिक का समय लग गया और उसकी सारी सेना चुनार में फंसी रही। इस बीच शेर खां ने अपनी शक्ति बढ़ा ली और बंगाल को रौंदकर अपने साधनों में वृद्धि कर ली। अगला कारण था बंगाल से प्रस्थान करने में विमल। बंगाल में शांति व्यवस्था स्थापित करने, सेना को विश्राम देने तथा युद्ध सामग्री इकट्ठा करने के लिए हुमायूं ने लगभग 4 माह बंगाल में व्यतीत किए। इस विलंब के परिणाम बड़े घातक हुए। इस समय शेर खां ने बंगाल से आगरा जाने वाले मार्ग पर अपना अधिकार कर लिया और हुमायूं की रसद प्राप्ति के मार्ग को काट दिया। इस समय हिंदलाज भी आगरा भाग गया। चौसा के युद्ध में हुमायूं की पराजय का ये सबसे बड़ा कारण था। हुमायूं का विश्वासी स्वभाव। हुमायूं सब पर विश्वास कर लेता था। इससे उसे अनेक बार धोखा खाना पड़ा। यदि वो शेर खां से हुई संधि के समय सावधानी से काम लेता तो संभवतः उसे चौसा के युद्ध में विकट पराजय का सामना नहीं करना पड़ता। लेनपुल ने लिखा कि हुमायूं की असफलता का मुख्य कारण उसकी सुंदर
परंतु विवेकहीन दयालु नीति थी। अंतिम कारण था हुमायूं का दुर्भाग्य। अनेक स्थानों पर भाग्य ने हुमायूं का साथ नहीं दिया। यदि वो बंगाल के शासक महमूद थोड़े समय तक शेर खां से अपने राज्य की रक्षा कर सकता तो पूर्व की स्थिति हुमायूं के पक्ष में हो जाती, परंतु महमूद शाह की विफलता ने हुमायूं की कठिनाइयों को बढ़ा दिया। इसी प्रकार कन्नौज के युद्ध के समय कई महीनों के मध्य अचानक अत्यधिक वर्षा ने भी उसकी स्थिति बिगाड़ दी। हुमायूं के खेमे में पानी भर गया। जब उसने अपनी सेना को ऊंचे स्थान पर ले जाने का प्रयास किया तब शेर खान ने उस पर आक्रमण कर दिया। अगला कारण हुमायूं की कमजोरियां। हुमायूं को जिन परिस्थितियों का सामना करना पड़ रहा था उसमें सफलता प्राप्त करने के लिए कुछ विशिष्ट गुणों की आवश्यकता थी, परंतु हुमायूं में उन गुणों का अभाव था। इसके विपरीत शेर शाह में वे सारे गुण विद्यमान थे। हुमायूं एक समय में केवल एक योजना बनाकर उस पर अमल कर सकता था, किंतु जब मूल योजना विफल हो जाती और नई परिस्थितियां उत्पन्न होती तो तेजी से नए निर्णय नहीं कर पाता था। हुमायूं बिना सोचे समझे स्वयं को नई समस्याओं में उलझा लेता और उनका सामना करने में अपनी क्षमता का सही मूल्यांकन नहीं कर पाता। उसने गुजरात, बंगाल जैसे दूरस्थ प्रदेशों में जाकर युद्ध करने की कोई आवश्यकता नहीं थी। मालवा, बिहार में अपनी स्थिति सुदृढ़ बना लेने के उपरांत वो सुदूर प्रांतों का अभियान कर सकता था। हुमायूं को मनुष्य तथा उसकी नीयत पर बहुत अधिक परख नहीं थी, इसलिए वो प्राय धोखा खा जाता था। उसमें राजनीतिक चालाकी, कूटनीति का अभाव था। इस कारण वो निजी समस्या को सुलझाने में दक्षता नहीं रखता था। इन दुर्बलताओं के कारण हुमायूं को विफलताओं का सामना करना पड़ा। डॉक्टर ईश्वरी प्रसाद ने लिखा है कि उसकी सामान्य काहिली तथा उसकी अपार उदारता प्राय उसकी विजय के फलों को नष्ट कर देती। लेनिन ने लिखा कि उसमें चरित्र तथा दृढ़ता का अभाव था। वो निरंतर प्रयास करने में असमर्थ था और प्राय विजय के अवसर पर अपने हर्म और व्यसन में व्यस्त हो जाता और अफीम के नशे में स्वर्गलोक में अपना मूल्यवान समय व्यतीत कर देता। इस तरह हुमायूं अपने स्वयं के व्यक्तिगत कमजोरियों के परिणाम स्वरूप अंततः मुगल सत्ता से एक बार हाथ धोना पड़ा या उसकी मुगल सत्ता उसके हाथ से छिटक गई। धन्यवाद प्रिय विद्यार्थी।